नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पे। सर, महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब के चलते एक भूचाल सा आ गया है। आप देखिए, अब्बू आजमी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद जो सत्ता पक्ष है वो तो बोल ही रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आदित्य ठाकरे भी बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये मतलब कायापलट कैसे हो गया? इसके अंजू जी दो कारण है। एक तो जिस तरह से औरंगजेब फैन क्लब जो हम लोग कहते हैं यहाँ, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, जिसको औरंगजेब सेना भी कहते थे या सोनिया सेना भी कहते थे, उन लोग की जिस तरह से पिटाई हुई है चुनाव में, जिस तरह से उन लोग गंदे हारे हैं, कांग्रेस की तो हालत एकदम बुरी हो गई है। ओके, तो उनको पता चल गया है कि अब हिंदू पूरा जागने लग गया है। और उसके बाद में छावा मूवी जो आई थी, उसके अंदर जिस तरह से लास्ट के 20 मिनट मैं भी नहीं देख पाया। अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मैं कांपने लग गया हूँ। मेरे भी। इतनी क्रूरता तो आईसिस वालों ने भी और तालिबान ने भी कभी नहीं की है जिंदगी में। ये तो औरंगजेब तो आईसिस और तालिबान से बड़ा आतंकवादी था। और छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरह से उसने तड़पा तड़पा के मारा है, और जिस तरह से उसने किया है, और जिस तरह से ये सब बाहर आया है, अंजू जी एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने काफी जगह पे पढ़ा है, जो फिल्म में दिखाया है वो असलियत का 1% जितना भी नहीं है कि किस तरह से तड़पाया गया है। उतना तड़पाया उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को। तो अभी बात कर रहा हूँ, आंखें भर आई है मेरी। तो इसमें ये हो रहा है कि अब हिंदू जागने लग गया है। आज के तारीख में अगर औरंगजेब का कोई फैन होगा, अब अबू आजमी हो या फिर ओवैसी हो या राहुल गांधी हो, वो लोग औरंगजेब के फैन बहुत आसानी से हो सकते हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे जिसको हिंदुओं के भी वोट लेने हो, या शरद पवार जिसको हिंदुओं के भी वोट लेने हो, उन लोगों की हालत आज खराब है। इवन कांग्रेस जैसी कांग्रेस भी बोल नहीं पा रही है कुछ भी। क्यों? क्योंकि उनकी पिटाई हो जाएगी। अगर आज आदित्य ठाकरे खड़े होकर नहीं बोलेंगे औरंग अबू आजमी के अगेंस्ट में, तो लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये तो औरंगजेब सेना है। वैसे भी उसका नाम पहले औरंगजेब सेना लग गया था, वहां तो उसके घर के बाहर उसने हनुमान चालीसा करने नहीं दी थी। ओके, ऊपर से उसने अजान कंपटीशन रखा था, उर्दू हाउस रखा था, उर्दू हाउस बनाने का प्रपोजल दिया था, वक्फ बोर्ड को अपोज किया था। तो अब उसको पता चल गया कि अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो मेरी जो बाकी बच्ची कुची इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। और ऊपर से बीएमसी इलेक्शन है, टीएमसी इलेक्शन है, पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, केडीएमसी, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पूना, पिंपरी चिंचवड, नागपुर, उसके बाद में अपना मीरा भाईंदर, विरार, वसई, अंबरनाथ, बदलापुर, इतने सारे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने हैं। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो मुझे वोट भी नहीं मिलेंगे आगे जाके। ये सिर्फ बीएमसी की बात नहीं है, ये पूरे 22-23 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी पिटाई हो जाएगी। तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि अभी जिस तरह से पूरा विचारधारा बदल गई है, जो हवा बदली है हिंदुत्व के फेवर में, आज औरंगजेब जैसे आतंकवादी को कोई महान था बोल नहीं सकता अनलेस ही इज अ औरंगजेब फैन, या कोई आईसिस का सपोर्टर हो, या फिर इवन अबू आजमी का क्या बैकग्राउंड है। उसने तो मौलाना सलमान अजेरी जो था, जिसने गजवाए हिंद का डिमांड किया था, उसका तो उसके पास वो गया था वोट मांगने के लिए, फतवा इशू कराने के लिए। हाँ, जो गजवाए हिंद बोल रहा है, जो लव जिहाद की बात कर रहा है, उसके पास वो वोट मांगने के लिए, फतवा इशू कराने को जाता हो, तो उसके बारे में अब क्या बोले। उसको तो औरंगजेब क्या, उसको तो ओसामा बिन लादेन भी उसके लिए ग्रेट रहेगा। बाकी पर कोई भी जो भारतीय हो वो हम्म औरंगजेब को ग्रेट नहीं बोल सकता। पर सुमित जी, अ, अब जिस तरह से कहा ही जा रहा है कि गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तार किया जाएगा, सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, विधानसभा से फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, कहा जा रहा है सदस्यता रद्द की जा सकती है, वगैरह वगैरह। आपको लगता है कि मुश्किल में फंस गए हैं इस बार अब्बू आजमी औरंगजेब के प्रति अपना प्यार दिखाकर? आपको लगता है कि दिक्कत बढ़ी है, या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अभी सिर्फ एक मौके पर बात हो रही है, बाद में जाकर कुछ नहीं होना जाना? सी लीगली तो अब औरंगजेब को ग्रेट बोलने पे कैसे आप जेल में डाल सकते हो? उसके मैटर पे तो जेल में भी नहीं डाल सकते, उसको निलंबित तो किया है।
लेकिन उसका मेंबरशिप नहीं निकाल सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है। अनलेस कोई दूसरे क्राइम के लिए उसको अरेस्ट किया जाए और वो प्रूव किया जाए, तो उसके अंदर भी 5 7 10 साल, आप तो जुडिशरी जानते हो। राहुल गांधी जिसके ऊपर 2 साल का जेल का लगा था, उसने वो स्टे लिया और वापिस वो लोकसभा का मेंबर बन गया। तो अबू आजमी के सामने तो केस करेंगे। और ये कोई औरंगजेब को ग्रेट बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई क्राइम, टेक्निकली क्राइम प्रूव नहीं होता है। तो ये अभी बातें हो रही है, तो सब लोग अभी बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बाकी इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से शिंदे ने भी कहा था कि इस तरह का बयान देना देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। और एक जनप्रतिनिधि देशद्रोह जो होता है सर, जो जो एमएलए हैं, लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में, उनको कम से कम संभल कर तो बोलना चाहिए। औरंगजेब एक लुटेरा था, आंकराता था, इन्वेडर था, लूटने के लिए आया था। उसने अपने पिता के साथ क्या, अपने भाई के साथ क्या किया, ये किससे छिपा थोड़ी है। आप उसको अपना हीरो कैसे मान सकते हैं, अपना आदर्श कैसे मान सकते हैं। समाजवादी पार्टी में आप देखो, अखिलेश यादव कैसे बचाव कर रहे थे अब्बू आजमी का कि ये तो स्वतंत्रता, आजाद, स्वतंत्र, ये तो बोलने की आजादी है। इस तरह की तो बातें की बराबर जा है, रही, अखिलेश अभिव्यक्ति की यादव की बात आजादी। भी बराबर है। क्योंकि आखिर किसने वोट दिया है अबू आजमी को? जो औरंगजेब के फैंस है, जो औरंगजेब को भगवान मानते हैं, जो ओसामा बिन लादेन को भगवान मानते हैं, जो दूसरे जितने ये आतंकवादी गुट है उनको जिहाद करने के लिए करके सही मानते हैं, जो लोगों ने काफिरों को मारा है आतंकवाद करके, उसको वो लोग सही ठहराते, उन लोग नहीं तो इसको सपोर्ट, उसके वोट पे तो ये जीत के आए हैं। वो थोड़ी ना भारतीयों के वोट पे जीत के आए हैं, जिसके दिल के अंदर भारतीयता हो। भारतीयता तो होगी तो वो आदमी में इतना कॉन्शियस होगा, फिर वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो औरंगजेब या ओसामा बिन लादेन जैसे को हीरो नहीं मानेगा। इवन अच्छे मुसलमान है अपने देश में जो औरंगजेब को हीरो नहीं मानते हैं। लेकिन जो औरंगजेब को हीरो मानते हैं, जो उनको भगवान के तुल्य मानते हैं, कि उसकी उससे इंस्पिरेशन लेके आगे भारत में गजवाए हिंद करके भारत को दरुल इस्लाम बनाना है, वैसे लोग के वोट पे जो जीत के आए, उसके लिए तो औरंगजेब ही उसका ये है, क्या कहते हैं, आइडियल है। तो उन लोग तो औरंगजेब को ग्रेट मानेंगे ही। अबू आजमी को हमने और आपने तो थोड़ी ना वोट दिया है, हम लोग ने वोट दिया नहीं है। जो उसका ऑडियंस है, वो लोग के लिए तो भगवान समान है। तो इसके अंदर तो बात सही है, और अभिव्यक्ति की आजादी तो देश में है ही है। औरंगजेब गलत था, सही था, उसके बारे में तो कितने लोगों ने अभी स्टेटमेंट्स भी मारे हैं कि वो तो हिंदू मंदिरों को भी दान देता था, ये करता था, उसको कितना सपोर्ट में आया। अब ये प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोलना एक बात है, शिंदे का बोलने में दूसरा है। अब ही हैज टू बिकम अ बिगर हिंदू देन देवा भाव। तो शिंदे भी अब बोलेगा, क्योंकि अब हिंदुत्व की होड़ लगी हुई है, रेस लगी है। आदित्य ठाकरे जैसा बंदे को भी अबू आजमी को बोलना पड़ता है कि भैया ये गलत है। तो आप सोचिए रेस कितनी। जितेंद्र आवाड जैसा बंदा जो मुंब्रा से जीत के आया, मुंब्रा इज लाइक अ मिनी पाकिस्तान, ओके, वहां से जीत के आया है, वो बंदा भी इसके डिफेंस में नहीं आता है। उसको पता है जूते पड़ेंगे, और जूते सिर्फ इसको नहीं, उसको ऊपर से शरद पवार ने बोला होगा कि भैया बोलना मत, नहीं तो बारामती में मेरे घर के बाहर मराठी लोग जमा हो जाएंगे, मराठा लोग जमा हो जाएंगे। सी छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य देवता है। उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक बहुत बड़े शूरवीर योद्धा नहीं थे, वो एक संस्कृत के प्रखंड पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे। उन्हें संस्कृत में वो जमाने में पुस्तक भी लिखी है, उसको ऐसे ही धर्मवीर नहीं कहते। तो उनको शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान था। तो ये लोगों के बारे में तो शरद पवार, क्योंकि शरद पवार मराठा लोगों के वोट पे जी रहे, और मराठा, ये लोग भी तो मराठा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका पूरा वंश तो मराठा था। आज अगर जितेंद्र आवाड जैसा बंदा भी कुछ बोलेगा तो शरद पवार को खुद के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, वो मुंह नहीं दिखा सकेंगे। ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल मच गया है, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है ये 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद। तो अभी किसी की हिम्मत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर औरंगजेब सेनाज और औरंगजेब पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी तो वैसे भी औरंगजेब। और मैं आपको यहाँ और एक चीज बोलूँ, और समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बारे में आईबी के जॉइंट चीफ हुआ करते थे मलय कृष्णधर, उसने अपनी बुक द फल्क्रम ऑफ ईस्टर्न इविल में क्लियरली लिखा था कि नॉर्थ का एक पॉलिटिशियन है जो आईएसआई के पेमेंट पे काम करता है, आईएसआई के लिए काम करता है।
और आप और आपके दर्शक गूगल कर सकते हैं। मुलायम ने खुद बोला था बाद में कि वो कि एमके धर मेरे बारे में बात कर रहा है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक 100 करोड़ या 1000 करोड़ का बदनक्षी का दावा इस पे ठोके। तो वो तो वैसे भी वो मुसलमान के वोट पे जी रहे, एम वाई का कॉम्बिनेशन है, यादव और मुस्लिम। यहाँ पे उसको मुसलमान वोट ही मिल रहे हैं। तो वो तो औरंगजेब को ग्रेट बोलेगा, लेकिन कोई भी महाराष्ट्र में रहने वाला भारतीय वो औरंगजेब को ग्रेट नहीं बोल सकता। उसकी भावनाएं भी आहत होती है, क्योंकि संभाजी महाराज के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ भी बोलना और उसके हत्यारे को ग्रेट बोलना, वो इमोशनली हर्ट होता है। कानून में वो प्रावधान नहीं है, इसलिए वो निकल जाएगा, देशद्रोह में नहीं फंसेगा, लेकिन जो बोला है बहुत गलत बोला है। और अब इसका इम्पैक्ट बीएमसी इलेक्शन में सब पार्टीज को होगा। जो लोगों ने इसके एक सपोर्ट अपोजिशन में बोला नहीं है, शायद शरद पवार की पार्टी को भी तकलीफ हो सकती है, कांग्रेस को भी तकलीफ हो जाएगी। और आपने एक जो एमके धर की किताब का जिक्र किया, तो अगर आरोप लगाए थे किताब में उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर कि आईएसआई की पेरोल पर है, तो फिर तो अगर गलत आरोप थे तो मुलायम सिंह यादव को मानहानि का केस कर देना चाहिए था उनके खिलाफ। केस नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मेरे बारे में बात करें, तो दैट मीन्स कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उन पे आरोप लगाए गए आरोप सही होंगे। और एमके धर ने उसका नाम नहीं लिया था, फिर भी मुलायम ने नाम लिया कि मेरे बारे में लिखा गया है। देखिए, पता है इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आजकल लोगों को पता नहीं है। अब तो चलिए फिर भी गूगल का जमाना है, आदमी गूगल करे तो बहुत सारी चीजें उसको पता चल जाती हैं। लेकिन मुझे ये समझाइए कि इतना विरोध औरंगजेब का होता है महाराष्ट्र में, या हम सब लगातार उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि औरंगजेब लेन क्यों है दिल्ली में, बाबर लेन क्यों है, इनके नाम पर सड़कों के नाम क्यों है, लेकिन संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र आज भी है, उसका रख रखाव किया जाता है, वहां पर लोग जाकर माथा टेकते हैं, ओवैसी सरीखे लोग। वो कब्र क्यों है वहां पर? उसको तो डिमोलिश कर देना चाहिए। अब तो ये मांग भी उठ रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। उसका कारण है, जब तक उसकी वहां कब्र पड़ी है तब तक एक एविडेंस, एक साक्षी है कि एक बहुत ही क्रूर आतंकवादी छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य भूमि महाराष्ट्र में अपने पैर रखे थे, उसने कदम रखे थे और उसने यहाँ आतंकवाद किया था। उसने यहाँ जो गंदे काम किए थे, इंक्लूडिंग कि जिस तरह से उसने छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूरतापूर्ण हत्या की, उसका एक एविडेंस रहता है। इससे हम लोग बहुत बार इतिहास को खत्म करना चाहते हैं, उसको रखिए तो सदियों तक अपने बाद आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि कितना खराब इंसान था, कितना गंदा आतंकवादी था औरंगजेब। और हम लोगों ने, मराठाओं ने, उसके बाद में पेशवाओं ने, उनके साथ में जितने मावड़े थे, उन लोग ने कितनी मेहनत की। तारा रानी, महारानी ताराबाई, हाँ, एक शूरवीर रानी योद्धा, ओके, उनके पिता सरदार हंबीरराव मोहिते, उन लोग ने कितना खून बहाया, कितने सैक्रिफाइस दिए, कितने बलिदान दिए ये देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। तो जब तक ये मजार रहेगी तब तक पता चलेगा कि इतने बलिदान दिए हैं धर्म और देश को बचाने के लिए। ये निकाल दिया तो कहाँ रहेगा? अगर हमने वो मजार ही निकाल दी तो पूरी हिस्ट्री हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखना है, इतिहास से बहुत कुछ सीखना है। इससे इंस्पिरेशन भी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, हमें पता चलेगा हमारे राइट आइडियाज कौन है और रॉन्ग कौन है। तो ये निकालनी नहीं चाहिए, ये मजार रहनी चाहिए। ये मजार के पास एक म्यूजियम बनाना चाहिए कि जहां दिखाई जाए कि उसने क्या क्या गंदे काम किए और उसको कैसे खत्म किया। औरंगजेब जो यहाँ आया था इतने लाखों की सेना के साथ, उसको यहाँ 6 फुट बाय 4 फुट के जमीन में दफना के छोड़ा है और उसके साथ में पूरे मुगल सल्तनत को खत्म कर डाला। तो ये दिखाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए आतंकवादी कैसा था और उसकी हिस्ट्री क्या है। जो पूरा ये इतिहास एनसीईआरटी का के औरंगजेब द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, भैया कुछ ग्रेट नहीं थे, आतंकवादी थे ये लोग। मुझे तो अफसोस ये होता है कि हमने तो इन्हीं के बारे में पढ़ा, हुमायूं, हमने तो एटलीस्ट इन्हीं हमने के बारे हमना मैं बोलूंगा, मैं महाराष्ट्र में जन्मा हूँ, महाराष्ट्र में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। हम लोग ने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज, हाँ, महारानी ताराबाई, सभी पेशवाओं के बारे में हमने फुल चैप्टर्स पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है आप में लोग ने नहीं नॉर्थ पढ़े हैं, नॉर्थ हमारे इंडियन नसीब अच्छे हैं।
आप हमने सोचिए यहाँ नॉर्थ सबके इंडिया। चैप्टर्स लिखे हैं, पढ़े हैं, एग्जाम में भी लिखा है, तारीखें हमने एग्जाम के लिए रट्टा मारी है। हाँ, और तारीखें लिख के हमने पास पेपर अच्छे मार्क्स से पास किए। तो हम लोग को तो ये हिस्ट्री हमारे, हम लोग को रात को 2 बजे अगर आप भर नींद में आप जगाओगे तो भी हम ये इतिहास बोल सकेंगे। ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही बुरी चीज है कि महाराष्ट्र के बाहर ये इतिहास किसी को पढ़ाया नहीं गया, हमें तो पढ़ाया गया है। हम नॉर्थ इंडिया में पढ़ा ही नहीं गया, हम तो हुमायूं किसका बेटा था, बाबर किसका बेटा, भाई यही याद करते रह गए। छावा फिल्म देखने के बाद मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो पता है मम्मा, लेकिन किसी ने हमको ये नहीं बताया, क्योंकि उनकी किताबों में है ही नहीं। तो इसलिए ये हाई टाइम है कि हम सबके जो सिलेबस है स्कूल के, वो बदले जाने चाहिए। हमारे जो असली शूरवीर हैं उनकी गाथाएं हमारी किताबों में होनी चाहिए। ये एक्चुअली इनके आतंकवादियों के चैप्टर निकाल दो और जो देशभक्त शूरवीर थे, योद्धा थे, उनके चैप्टर ऐड करो। ये आतंकवादियों का रखो, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन आतंकवादियों ने क्या गलत काम किया है वो बोलो। अभी क्या उनको हो रहा ग्रेट है, को उनको मत ग्रेट दिखाओ, दिखाया ग्रेट जा को रहा मत दिखाओ। वो है। ग्रेट आप किस अकबर चीज के द लिए ग्रेट थे, बोलते हो, आतंकवादी थे, वो आप बताओ। आप अकबर द ग्रेट बोलते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज द ग्रेट क्यों नहीं बोलते हो? सोचिए आप कैसे हमारे हमारे इतिहासकार, जिन्होंने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, फिल्में बनाने वाले बॉलीवुड को देख लीजिए, अकबर द ग्रेट बताया गया, कितना महान था अकबर। उसने तो अपने घर में अपनी हिंदू रानी के लिए अलग से मंदिर बनवा रखा था। वो मतलब सोचिए, ये सारी पेंट ही तो किया गया इतिहास के ऊपर, और असली इतिहास हमें नहीं पढ़ाया। पर चलिए, कम से कम इस मुद्दे पर बैकफुट पर तो आए ना अबू आजमी। बयान देने के बाद उनको बयान वापस तो लेना पड़ा। वो बात अलग है कि एक दिन बाद फिर बोलने लगे कि अरे विधानसभा की कार्रवाई में विघ्न पड़ जाता, मैंने इसलिए माफी मांगी ताकि विधानसभा की कार्रवाई हो सके। आप माफी भी मांग रहे हैं और इस तरह से मांग रहे हैं। नहीं, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट अब उसको पता चला है कि यार हवामान कितना बिगड़ गया है। अब इस तरह के औरंगजेब के फैन क्लब के स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। उसको पता भी चल गया होगा, क्योंकि जितेंद्र आवाड जैसे लोगों ने भी स्टेटमेंट नहीं मारे होंगे, शरद पवार, सुप्रिया सुले ने कुछ नहीं बोला होगा, कांग्रेस जैसी कांग्रेस चुप बैठी है। जिन्होंने औरंगजेब रोड और जब औरंगजेब लेन का नाम बदला गया, अब्दुल कलाम लेन किया गया, तब उसने आवाज किया था, यहाँ चुप बैठी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अब हिंदू वोट जो जितने मिले उसको संभालने के लिए वो औरंगजेब के फेवर में नहीं आ सकती। तो अबू आजमी को भी मैसेज मिल गया होगा, भैया ज्यादा मत बोलो, अभी तो सिर्फ फोटो को बाहर पिटाई हुई है, घर के बाहर 10,000 लोग जमा ना हो जाए। एक चीज और जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में जो मुद्दा छाया हुआ है धनंजय मुंडे के इस्तीफे का, इसको लेकर लोग ये कहते हैं सुमित जी कि ये मुद्दा तो 3 महीने से चल रहा था। वो जो चार्जशीट में एक वीडियो और 8 तस्वीरें जो अब जाकर लीक हुई हैं, वो तो 3 महीने से पब्लिक डोमेन में थी। तो कार्रवाई की गई धनंजय मुंडे के खिलाफ, लेकिन देरी से क्यों की गई? ये देरी से करने वाला जो बात है, ये काफी टाइम से चल रहा है। अब एवरीथिंग कैनॉट बी, एक सिस्टम होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, सरपंच है, उसके ऊपर जिला परिषद है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, क्योंकि विलेज लेवल है, ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ओके, जुडिशरी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। अब 1200 पेज का जो रिपोर्ट बना है, FIR लिखा गया है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने बनाया है, उसके बेसिस पे एक्शन लिया जा सकता है। वीडियो निकले थे, बहुत क्रूरतापूर्ण वीडियो थे, लेकिन आप हमेशा बोले कि बस अब ये ऐसा हो गया कि कल सुबह किसी ने कुछ किया तो अब मोदी जी ने बोलना चाहिए। मोदी जी डायरेक्टली नहीं बोल सकते। देवेंद्र जी एज द CM, एज द होम मिनिस्टर, ही हैज टू फॉलो द प्रोसेस। लेकिन इसमें बात बहुत इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है कि सिस्टम में कहाँ फेलियर है। ये वीडियो जब आया तो क्या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने देखा नहीं होगा? हम लोग जैसे लोगों ने देखा था, तो DSP ने नहीं देखा था? DSP ने क्यों सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया? ये वीडियो वायरल हुआ, जुडिशरी क्या कर रही थी? जुडिशरी जो हर एक छोटी मोटी चीज में सुओ मोटो एक्शन लेती है, सब जगह कमेंट करती है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दही हंडी की हाइट इतनी होनी चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो क्या सो रही थी? बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो क्या सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर का काम करता है? District Superintendent of Police, DSP, reports to none other than the district magistrate. That is the collector, and he is also called for that reason he is called the district magistrate. तो district magistrate क्या कर रहे थे? वो सोए हुए थे। ये वीडियो तो उनके पास भी गया होगा।
यानी सिस्टम में कितना बड़ा फ्लॉ है कि एक हर एक चीज, अगर मैं बोलूँ, आप भी मीडिया में काम कर चुके हैं, मैं भी मीडिया में काम करता था, हर एक चीज सीधा मीडिया ओनर नहीं लिखता, एडिटर होता है, उसके नीचे टीम होती है, सबिंग टीम होती है, सब लोग आज चैनल चलते हैं तो चैनल के अंदर सीधा प्रणय रॉय या अदानी डिसीजन नहीं लेते। एनडीटीवी में अदानी डिसीजन नहीं लेगा डायरेक्टली, एडिटर्स है, मैनेजिंग एडिटर है, लेवल्स होते हैं। तो ये मैटर बड़ी, और वो सिस्टम के अंदर से कितना प्रेशर आया। आप देखिए सुभाष दस करके एक जो विधायक है, उसने इसके बारे में स्टेटमेंट किया, यानी पॉलिटिकली कॉग्निसेंस तो लिया गया था ना, ऐसा नहीं है कि कॉग्निसेंस नहीं लिया गया, नहीं तो 10 स्टेटमेंट नहीं बोलता। ओके, अब इसके अंदर फेलियर ऑफ द सिस्टम इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, देवा भाऊ के पास आते आते देरी हो गई, लेकिन हर एक चीज मीडिया में आए उसका इन्वेस्टिगेशन के बिना, यू वांट अ चीफ मिनिस्टर टू टेक नीजक रिएक्शन। हाँ, तो नीजक रिएक्शन तो कोई भी मैच्योर्ड एडमिनिस्ट्रेटर हो, फिर वो पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर ब्यूरोक्रेट हो, वो नीजक रिएक्शन कोई नहीं लेता। लेकिन जो लेवल पे डिसीजंस लिए जाने चाहिए थे, वो तो लेवल पे नहीं लिए गए हैं। जुडिशरी शांत थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शांत था, डीएसपी कुछ नहीं किया, यानी कि रॉट कितना है, सड़ा कितना है ये सिस्टम के अंदर। देवा भाव के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज एज अ होम मिनिस्टर इज टू क्लीन अप दिस रॉट। और ये तो अच्छी बात है कि देवा भाव होम मिनिस्टर है। देवा भाव होम मिनिस्टर नहीं होते, जैसे आप देखिए अंबानी के घर के बाहर जब बॉम्ब लगाए गए थे, जिलेटिन स्टिक्स प्लांट की गई थी, हाँ, बाद में ये अपना मनसुख हिरेन को मारा गया था, तब भी होम मिनिस्टर कौन था? उसको पड़ी नहीं थी, उसने वो सिस्टम गंदा होने दिया था। इतने बड़े उद्योगपति के घर के बाहर आप जिलेटिन स्टिक डाल के उसको फिरौती मांगोगे, उसको धमकी दोगे और वो चल जाता है। दैट शोज दैट वी नीडेड अ गुड होम मिनिस्टर, जो हमें देवा भाव के फॉर्म में मिला है, कि वो सिस्टम को क्लीन अप। ये इजी जॉब नहीं है देवा भाव के लिए, इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है ये पूरा क्लीन अप करने में। लेकिन अब बिल्कुल। पता तो चला कि इतनी गंदगी भरी है, इतने फ्लॉज है सिस्टम में। लेकिन ये जो अब्बू आजमी वाला मामला है सुमित जी, जिस तरह से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने क्लास लगाई थी कि अगर उनको समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी से बाहर नहीं करती है और समझा नहीं सकते तो उनको भेजिए उत्तर प्रदेश में, हम तो ऐसे लोगों का जल्दी इलाज कर देते हैं। क्या उसके बाद ही माना जाए कि ये सब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ही क्या दिस काइंड ऑफ एलिगेशंस, अगर क्या आप लिखोगे? औरंगजेब को ग्रेट बोला, वो कौन से सेक्शन के अंदर? ये गलत है। अभी तक कोई कानून नहीं बना है। सी, आज मैं भारत के विरुद्ध में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसके बारे में सिडिशन का कानून है अपने यहाँ। ओके, मैं आज अगर कोई भगवान के बारे में, फिर वो कोई भी हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, यीशु हो, गुरु जी हो, अपने जितने भी 10 सिख के गुरु थे, हाँ, जो 24 तीर्थंकर थे जैनों के, उनके बारे में कुछ बोला तो ईश निंदा के लिए अपने पास प्रॉपर कानून है। औरंगजेब के बारे में कौन सा सेक्शन है? कोई सेक्शन नहीं है। ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मारे जा रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अभी हवा गर्म है तो सब खुद की रोटियां सेक रहे हैं। तो चलिए, अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों में जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर कम से कम कह सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है, शरद पवार कैंप भी कुछ नहीं बोल रहा है, कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है, और आदित्य ठाकरे के तेवर तो हमने देख ही लिए, वो तो और जल्दबाजी में कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए अब्बू आजमी के खिलाफ। इससे पता चलता है कि इन सबको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र में इनकी जो दुर्गति हुई थी वो हिंदुत्व और हिंदुओं के वोट बैंक के चलते हुए थी, और अब इनको लग रहा है कि अब जो बीएमसी वगैरह के चुनाव आने वाले उसमें कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए गियर बदल लिया है आदित्य ठाकरे ने। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो उनकी कोशिशें कितना रंग लाती है। आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपको। जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय।